हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। हम इसके पहले दो क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा है आयन एक्सचेंज और दूसरा हमने पढ़ा है एड्सॉर्प्शन। आज ये तीसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। जैसा सबको पता है कि HPLC जो है वो सबसे एडवांस क्रोमैटोग्राफिक मेथड है और इस मेथड को यूटिलाइज करके आप सेपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम टेक्निक्स को समझे तो सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए। हमको एक लिक्विड मोबाइल फेस चाहिए और एक स्टेशनरी फेस चाहिए। क्योंकि ये कॉलम वैरायटी है तो कॉलम के अंदर आपको इसको स्टेशनरी फेस को पहले फिल करना होगा और स्टेशनरी फेस फिल करने के बाद उसके ऊपर से आपको मोबाइल फेजेस डालना होगा। जैसे आप मोबाइल फेज ऊपर से डालोगे तो मोबाइल फेज ऊपर से नीचे पेनिट्रेट करेगा, मूव करेगा और लास्ट में आपको प्यूरिफाइड एनालाइज्ड टेम्परेचर प्रोडक्ट कैरी आउट या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ यूज किया जाता है? ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के एनालिसिस में ये मेथड बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमको दो चीज चाहिए, एक है स्टेशनरी फेस और एक है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस हमको कॉलम के अंदर भरना है और मोबाइल फेस ऊपर से डलता है जो कि स्टेशनरी फेस को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे जो ये क्रॉस करने का टाइम है यही डिफरेंट हो जाता है। जैसे जैसे आप मोबाइल फेजेस को बदल देते हो तो पूरे स्टेशनरी फेज को क्रॉस करने का टाइम ड्यूरेशन भी ये चेंज कर देता है। साथ ही साथ इसका जो रिटेंशन टाइम है वो भी चेंज हो जाता है। सपोज आपने स्टेशनरी फेज लिया है और मोबाइल फेज में इथेनॉल डाला है तो इथेनॉल का मूवमेंट फास्ट होता है और अगर आपने ईथर डाला है तो उसका मूवमेंट या रिटेंशन रेट अलग होता है। तो आप रिटेंशन रेट के बेसिस पे सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिक प्रोसेस की बात करें तो एक सॉल्वेंट लेंगे और एक पंप के थ्रू हम अपने सैंपल को इंजेक्ट कराएंगे किसके अंदर? HPLC के कॉलम के अंदर। फिर जैसे ही कॉलम के अंदर आप उसको इंसर्ट करोगे तो आपका सैंपल मूव करेगा अप टू डाउन अप टू डाउन। जब मूव कर रहा है उसके बाद उसका डिटेक्शन होगा। डिटेक्ट करने के बाद जो डाटा सिस्टम है उस रिजल्ट को एनालाइज करेगा और फिर फ्रैक्शन को कलेक्ट करेगा। तो आपका जो एक एक सैंपल है या एक सैंपल में अगर 3 से 4 वेराइटी ऑफ मिक्सचर है तो वो चारों वेराइटी को वो सेपरेट आउट भी कर देगा, अलग अलग फ्रैक्शन में वो कलेक्ट करने में भी आपको हेल्प करेगा। इसीलिए HPLC सबसे एडवांस टेक्निक्स में गिना जाता है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही एक्यूरेट आते हैं और साथ ही साथ ये आपको डाटा को एनालाइज करके भी बता देता है। तो अब देखते हैं इसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला है सॉल्वेंट रिजर्वायर जिसमें आप सॉल्वेंट को फिल कर दीजिए और वो वहां पे रहता है। जब भी सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी तो वहां से वो ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। डी गैसिंग सिस्टम, देखिए ये कॉलम है तो कॉलम में जब आप स्टेशनरी फेज भरते हैं तो उसके बीच में सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में गैस भी ट्रैप हो जाता है। तो अगर गैस ट्रैप हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जब सैंपल आपका मूव करेगा तो बीच में गैस होने के कारण इसका मूवमेंट हिंडर हो जाएगा या रुक जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो कॉलम है उस कॉलम को पहले डी गैस किया जाता है, प्रेशर लगा के, पंप लगा के। अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट हो गया है, बीच में फंस गया है, तो उस गैस मॉलिक्यूल को वहां से निकाला जाता है। फिर आते हैं हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप से आप अपना सैंपल उसमें इनपुट कर सकते हैं। सैंपल इनपुट करने के लिए उसमें सैंपल इंजेक्टर की जरूरत है। सैंपल इंजेक्टर एक पतला सा सिरिंज जैसा होता है जिसमें आप माइक्रो क्वांटिटीज में सैंपल डाल सकते हैं और उस माइक्रो क्वांटिटी को बहुत ही अच्छे से वो आपको एनालाइज करके बता देगा। फिर क्रोमैटोग्राफिक कॉलम लगेगा, कॉलम उसको पास करने देगा। फिर लगता है डिटेक्टर जो आपके प्रोडक्ट को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट सिर्फ नहीं करेगा, उसको रिकॉर्ड भी रखेगा।
जो भी आपने सैंपल डाला, कितने कौन से डेट पे था, कितने टाइम पे था, कितना वॉल्यूम रिलीज हुआ, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उस प्रोडक्ट में है, वो सारा चीज ये HPLC का सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड में रखेगा। और एंड में आता है फ्रैक्शन कलेक्टर, और उस फ्रैक्शन कलेक्टर से आप अपने सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ HPLC। ये है ओवरऑल डायग्राम। जब यहाँ पे आप HPLC का सॉल्वेंट देख सकते हैं, फिर उस सॉल्वेंट को लाने के लिए पंप देख सकते हो, फिर आता है इंजेक्टर। इंजेक्टर में आप अपना सैंपल डालो, सैंपल आपके सॉल्वेंट में मिक्स होगा। वो सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें आपका सैंपल मैक्सिमम क्वांटिटी में मिक्स हो जाए या बहुत अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद आप HPLC कॉलम से उसको पास कराइए, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, वेस्ट को वो रिलीज करेगा और डाटा को एनालाइज करके आपको रिजल्ट बता देगा। अब आते हैं कि HPLC डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में कहाँ कहाँ काम आती है। जहां पे हमको प्रोडक्ट की प्यूरिटी एनालाइज करना है वहां काम आएगा, कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना है वहां काम आएगा, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है या फिर प्योर करना है, प्यूरिफाई करना है, वहां पे भी काम आएगा। एंटीबायोटिक का सेपरेशन, पेप्टाइड्स का प्यूरिफिकेशन, एमिनो एसिड्स का एनालिसिस, ये सारे चीज आप HPLC से कर सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्वालिटी कंट्रोल भी करके बता सकता है, और साथ ही साथ ये आपके प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस को भी मॉनिटर करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है HPLC। हालांकि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि HPLC में आपको डी गैसिंग है, आपका जो ये कॉलम होता है वो खुद स्टेनलेस स्टील का होता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्टलियर एक एस्पेक्ट मिलता है जो कि HPLC है, पर इससे जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशन। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये हाई रिजोल्यूशन, हाई स्पेसिफिसिटी देता है, एक्यूरेट है और रिप्रोड्यूसिबल है। अगर इसके रिजल्ट्स की आप बात करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। रैपिड एनालिसिस, बहुत फास्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर अगर आपने लिया है तो उसको भी वो इजीली सेग्रीगेट करके रिजल्ट एनालिसिस में बता देगा कि किसमें कैसा रिजल्ट हुआ है। बोथ एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन की। तो ये खर्चीला यूनिट है, ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगता है, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो ग्रेड ऑफ केमिकल्स यूज होता है वो हायर ग्रेड ऑफ केमिकल्स यूज होता है, और इसको यूज कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि किसी को ये बोल दे कि HPLC यूज कर लो, आप कर लोगे, नहीं, इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो ट्रेन्ड पर्सन ही HPLC को हैंडल कर सकता है। सॉल्वेंट कंजम्पशन इसमें ज्यादा होता है, और लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन अगर आपको करना है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम का प्यूरिफिकेशन करना है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशन है, पर लिमिटेशन को ओवरकम करके एडवांटेजेस ज्यादा है। अगर कॉस्ट बैरियर नहीं है तो हम HPLC को प्रेफर करते हैं। अब अगर हम तीनों मेथड्स को कंपेयर करें तो आयन एक्सचेंज चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन करता है, एड्सॉर्प्शन बाइंडिंग के बेसिस पे, जो सॉलिड सरफेस पे वो बाइंड कर रहा है उसके बेसिस पे कर रहा है, और HPLC करता है डिफरेंशियल इंटरैक्शन जो कि स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में हो रहा है। मेन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन और एंजाइम प्यूरिफिकेशन जो है वो आयन एक्सचेंज से हो जाता है। प्रोडक्ट रिकवरी और कंसंट्रेशन निकालना ये भी हमारा एड्सॉर्प्शन से हो सकता है। हाई रिजोल्यूशन प्यूरिफिकेशन और एनालिसिस ये HPLC से बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर हम ओवरऑल प्रोसेस देखें तो पहले हम फर्मेंटेशन ब्रॉथ लेते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेल से डेब्रिस को निकाल लेते हैं, फिर प्राइमरी रिकवरी के बाद हम एड्सॉर्प्शन आयन एक्सचेंज करते हैं, और उसको अच्छा प्यूरिफाई करने के लिए HPLC करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम आइसोलेट करते हैं। तो ये सिलेक्शन मेथड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रोडक्ट पे, आपके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर साइज पे, जो चार्ज है उस चार्ज पे, हाइड्रोफोबिसिटी है या नहीं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, प्यूरिटी रिक्वायरमेंट है या नहीं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसी है,
प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग स्केल कितना है और खर्चा कितना हो रहा है। इन सब के बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज करेंगे। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें, हम तीनों मेथड्स को कंक्लूड करते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो मॉलिक्यूल्स को चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करता है। एड्सॉर्प्शन जो है वो आपको उसके कैप्चरिंग, उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे और उसके रिकवरी के बेसिस पे, कितना कंसंट्रेशन में है कितना डाइल्यूट है उसके बेसिस पे सेपरेट करेगा। HPLC जो है वो हाई रिजोल्यूशन सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन और एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके आपको रिजल्ट देगा। तो ये थे 3 मेथड्स क्रोमेटोग्राफी के जो हमने अभी लास्ट 3 क्लासेस में देखा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो एक लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को आपके सॉल्व कर सकूं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।